आप सबको बच्चों गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मेरे गुरुओं के प्रति आदर और सब गुरुओं को चरण स्पर्श जिनसे मैंने पढ़ा है। और एक लंबी लिस्ट है जो कि यहाँ पर ले पाना संभव नहीं है। और आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर मैं आप मुझसे कहें कि गुरु पूर्णिमा पर मैं कुछ कहूँ, जैसे होता नहीं एक भाषण देना, वक्तव्य देना या कुछ भी, तो मेरे पास केवल एक ही बिंदु है जिस पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये गुरु पूर्णिमा तभी सार्थक है जब तक कि मतलब रिजल्ट एकदम से कब्जे में ना जाए, यानी कि केवल रिजल्ट। मेरे लिए ये तभी है जब तक रिजल्ट हो। ये दिखावे के लिए नहीं है, यानी दिखावा नहीं कि मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूँ। रिजल्ट यानी रिजल्ट, जब तक 100 में से आधा रिजल्ट कब्जा ना हो जाए, समझ रहे हैं ना, तब तक कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा मेरे लिए एक सिंबल रहेगा, एक प्रतीक रहेगा। जो असली वाला होना चाहिए वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस पर हमेशा बिलीव करता हूँ। तो अभी भी परफॉर्मेंस वो नहीं है जैसी होनी चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए। पढ़ाने में नहीं, वो सब अलग चीज़ होता है। परफॉर्मेंस यानी रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में। हालांकि रोल हमेशा रहा है 2013 से 19 तक जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें अपने होते ही होते हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में जैसे 10 हैं तो 2-3 अपने बच्चे होना फिक्स है, लेकिन वो भी सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि किसी की 400 रैंक, किसी की कितनी रैंक। तो मेरे लिए अभी भी ये जो है कहीं ना कहीं एक आधा अधूरा है। और ये पूरा तभी होगा जब रिजल्ट एकदम, यानी वो टीचर ही क्या जिसके हाथ में रिजल्ट ना हो। तो अगर मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है तो मैं अपने आप को कभी भी अच्छा गुरु मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये प्रतिस्पर्धी दुनिया। अब आप ये कह सकते हैं, आपके मन में आ सकता है कि जरूरी नहीं है रिजल्ट, गुरु का मतलब होता है कि ज्ञान प्रदान करना। लेकिन हमारी जो फील्ड है, योग गुरु बाबा रामदेव की तरह हम लोग हैं नहीं, हमारी जो फील्ड है वो कंपटीशन की फील्ड है। हमारा मूल्यांकन कंपटीशन के बिना पर ही होना चाहिए, यानी कंपटीशन में आपको कहां तक हम खड़ा कर पाते हैं। इसलिए मेरे लिए यही है कि अभी मैं अपने आप को इस गुरु पूर्णिमा एक बड़ा वाला 0 मार्क्स यहाँ रखता हूँ, क्योंकि मैं जब तक ग्रामीण भारत के सबर्बन एरियाज के उन बच्चों की लाइन ना लगवा दूं यूपीएससी में। याद रखिएगा, यूपीएससी में अब अगर आप आए हैं, एक ही तीर से कई शिकार की, आईएएस भी हो जाए, तैयारी पीसीएस भी हो जाए। हाँ, यूपीपीसीएस वालों को छोड़ करके, चूंकि उनका पैटर्न सेम है तो उनके लिए दिक्कत नहीं, या फिर उसी में और भी एग्जाम हो जाए, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम होते रहते हैं। तो फिर ऐसे बच्चों के लिए नहीं, जो फोकस है कि उन्हें केवल आईएएस बनना है, यानी यूपीएससी में सेलेक्ट होना, तो उनके लिए अभी मैं अपने आप को 0 मान करके चल रहा हूँ कि जब तक लाइन ना लग जाए तब तक उस टीचर की क्या खूबी है वो मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो एक तलाश है आज गुरु पूर्णिमा के दिन, एक मेरी आज के हमेशा से एक तलाश है किसकी, सफलता की। तो जब तक वो सफलता की तलाश पूरी नहीं होगी, हर गुरु पूर्णिमा मेरे लिए ऐसे ही होगा कि मैं आप लोगों के तमाम प्यार और स्नेह के लिए, जो आप लोग अभी दिखा रहे हैं, या बहुत से बच्चों ने जिनके पास नंबर थे, सब लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं। आप सबको बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद है एक दिवस के रूप में। बट जो मैं करना चाहता हूँ उस करने में अभी मैं बहुत बड़े वाला 0 खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को ग्रूम करना, तैयार करना, और वो भी नए पैटर्न से तैयार करना कि कंपटीशन के लाइन में आप आ सके। इंडिया के 800, यानी जो पूरे देश के 800 सबसे प्रतिभाशाली एस्पिरेंट्स में आप लोगों को ला पाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, याद रखिएगा मेरे लिए। यानी 800 के अंदर ला पाना। यहाँ पर कौन है इंडिया का टॉप, जिसका बैकग्राउंड आईआईटी, आईएम, पीएमटी या और भी किसी न किसी फील्ड में वो टॉपर। ऐसी परिस्थिति में 1-2 अपवाद हम लोगों के भी हो जाते हैं, यानी जो आपके और हमारे आसपास के कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, वो भी अंडर 100 नहीं है, इत्तेफाकन अंडर 100 वगैरह किसी का आ जाता है। बाकी जो सब नीचे वाले 1-2, और हम इसी के माध्यम से अपने आप को कह देते हैं कि हम हिंदी माध्यम के सबसे बेस्ट संस्थान है, हम हिंदी माध्यम की सबसे बेस्ट कोचिंग है। मतलब हम एकदम से प्रूव कर देते हैं लिख करके, हिंदी माध्यम का सर्वोत्कृष्ट संस्थान। कैसे भैया हिंदी माध्यम का सर्वोत्कृष्ट संस्थान कैसे? रिजल्ट तो है ही नहीं। तो बीइंग अ यूपीएससी मेंटोर, क्योंकि मैं थारोली यूपीएससी पढ़ाता हूँ, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर, तो ये 800 में अभी उन बच्चों को लाना है जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड, यानी उनका बीए हो, उनका एमए हो, या उनका बीटेक भी हो, जहां से बीटेक कर रहे हैं सामान्य कॉलेज से, वो बिल्कुल भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो एक कमजोर बैकग्राउंड के साथ इंडिया के 800 सबसे टॉप कैटेगरीज में आना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी जो है एक आकांक्षा है कि इस 800 में एक बड़ी संख्या को मैं एंट्री करा पाऊं। और उस प्रक्रिया में धीरे धीरे मेहनत करता हुआ अपने आप को सेटल करता जा रहा हूं, और मेहनत के कारण मैं ऐसा कर पाऊंगा, मेरा विश्वास है आप सबके लिए। तो नाउ अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। अभी आई एम अ बिग 0, और इन पंक्तियों का मैं अपने गुरुओं के लिए कह सकता हूं, बट इन पंक्तियों का मैं बिल्कुल भी अभी मैं जो है ये पंक्तियां कहीं ना कहीं मेरे ऊपर चरितार्थ नहीं होती। मैं इनका हकदार नहीं हूं। इनका हकदार तभी होऊंगा जब 100 में से एक लंबी संख्या को पकड़ करके ले करके घुस जाऊंगा, और वो घुस पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, 100% विश्वास है, क्योंकि मेरे पास फार्मूला है। जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। शशि कपूर कहता है मेरे पास माँ है। तो अमिताभ बच्चन के पास जितना भी रहता है, पॉइंट को समझिएगा, यानी अमिताभ बच्चन मतलब जो इंग्लिश मीडियम के टॉप बैकग्राउंड के बच्चे, वो अमिताभ बच्चन कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, कोचिंग है, ये है, हम कहीं भी, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन सब पर भारी एक ही वर्ड था शशि कपूर का, मेरे पास माँ है। और जैसे शशि कपूर ने कहा मेरे पास माँ है, अमिताभ बच्चन चुप हो जाते, क्योंकि माँ, यानी राइटर ने यहाँ पर माँ और इतने सारे संसाधनों को जब एक तराजू में रखा तो संसाधन ऊपर उठ गया और माँ एकदम से सबसे भारी पड़ गई। तो वैसे ही मेरे पास भी एक माँ है जिसका नाम है 3+1 फॉर प्रीलिम्स, 3+1 फार्मूला फॉर मेंस। तो जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज अपनी लाइफ में गुरु पूर्णिमा के दिन वो 3+1 की संकल्पना को अपने दिमाग में डालें। जो मुझे फॉलो, आंख बंद करें, गिरेंगे तो गिरेंगे, जो होगा देखी जाएगी, गिरेंगे तो गिरेंगे, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन आप लोगों को मैं समझा चुका हूं 3+1 क्या है, इसी पर हम लोगों को चलते चले जाना है, और हम लोग अपनी डगर प्राप्त कर लेंगे। 2 मिनट और टाइम लूंगा। 3+1 प्रीलिम्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा। 3+1 जो है प्रीलिम्स के लिए क्या होता है, एक बार मैं यहाँ बताना चाहूंगा। बहुत से बच्चे यूट्यूब पर हैं, हो सकता है जो है इस बीच में चूंकि मोटिवेशनल क्लास और इस प्रकार की जो क्लास होती है उससे बड़ा दूर हूँ, वापसी करूंगा, लेकिन अभी थोड़े दिन और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो
3+1 यानी पहले मैं आपको पता हफ्ते में 1-2 स्ट्रेटजी की क्लास लेके आता था, मोटिवेशनल क्लास लेता था, लेकिन अभी मैं थोड़े दिन दूर हूं, उसके पीछे कुछ रीजन है। तो 3+1 प्रीलिम्स, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझ लीजिए कि जैसे हम प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, हम भूगोल और पर्यावरण। हमेशा जो बच्चा भी भूगोल और के बारे में भूगोल और पर्यावरण को साथ लेके चलेगा, अलग रखेगा तो फिर वो बच्चा खा जाएगा। भूगोल और पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। इसके बाद और क्या बचा भाई, और क्या बचा, और क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आपका होता है करंट अफेयर्स। क्या बचा, करंट अफेयर्स। तो मेरा अपना मानना होता है कि जैसे इतिहास से प्रीलिम्स में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, भूगोल और पर्यावरण को मिक्स कर दिया जाए तो यहाँ पर भी 15 मतलब प्लस माइनस 1 2 3 ऐसा हो जाता है 15। राज्य व्यवस्था से भी 15, कभी 23 भी हो जाता है, लेकिन मैं 15 का ही पकड़ रहा हूँ। इकोनॉमिक्स, करंट की योजनाओं वगैरह को लगा करके 25 क्वेश्चन मेरा अपना मानना है आता है। साइंस एंड टेक में भी 15 से 18 क्वेश्चन आता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी का जो बचा कुछ हुआ वो करंट हुआ, ठीक है ना। तो इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, साइंस टेक, इनमें से अब इनमें से आपको क्या, इतिहास में इतिहास एवं संस्कृति। 3+1 का मतलब होता है कोई 3 विषय आपको चूज करने। गुरु पूर्णिमा पर ये मेरी तरफ से छोटा सा उपहार उन बच्चों के लिए जो 3+1 का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। तो इनमें से कोई 3 विषय और प्लस करंट अफेयर्स, इनमें से कोई 3 जो भी आपको पसंद हो। मैं कोई अपनी तरफ से, मेरा फेवरेट होता है इतिहास, मेरा फेवरेट होता है राज्य व्यवस्था, और मेरा फेवरेट होता है अर्थव्यवस्था प्लस करंट अफेयर्स। तो यानी अगर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, बाकी इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप चूज करें तो इतिहास के 15 क्वेश्चन हो गए, राज्य व्यवस्था के 15 और ज्यादा भी हो सकते हैं, और अर्थव्यवस्था के 25 यानी करंट का मिला करके, और करंट अफेयर्स के मैं मान लेता हूं 10 क्वेश्चन, बस ज्यादा मैं एकदम नहीं रख रहा हूं। तो 15 दूनी 30, 10 40, 10 50, 10 60, यानी टोटल कितने होंगे, 65 क्वेश्चन। ये 65 क्वेश्चन आपको क्या करना है कि आजीवन, यानी जब से आप तैयारी कर रहे हैं, आप 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, मैटर नहीं करता है। आप 25 साल के हैं, मैटर नहीं करता, आप 30 साल के मैटर नहीं करता। इन 3 विषयों में से अब इसमें आप रिप्लेस करके, जिसका ज्योग्राफी अच्छा ज्योग्राफी डाल सकता है, जिसका साइंस एंड टेक है, एक चीज को आप रिप्लेस करके वहां से एक चीज उठा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके पास 65 क्वेश्चन है, इसको इतना पढ़ो, यानी इतना रिवीजन करो कि कॉपी किताबें थर्रा जाएं, क्या हो जाए, यानी आपकी जो किताबें हैं, जो आपके नोट्स हैं, थर्रा जाए, यानी कांपने लग जाए। इतना पढ़ो, 360 डिग्री एमएमसीक्यू क्वेश्चन बनाओ, खुद बनाओ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के बनाओ, टेस्ट 3 सॉल्व करो, तीनों पेपर मतलब एकदम खा जाओ। अब अगर आप खा जाते हैं 3 को, तो इसको मतलब कभी आप हटाइए ही नहीं। जब इस पर कमांड हो जाए, जब ये रिवीजन मोड में आ जाए, जब ये रिवीजन मोड में आए, देन जो बचा कुछ है, यानी जैसे मेरे वाले में क्या बचा, भूगोल बचा है, मेरे वाले में क्या बचा, साइंस एंड टेक बचा, देन आप इसको उठा लीजिए। इसको भी पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन उसको सामान्य पढ़िए, इसको विशेष पढ़िए, यानी कि वो छूट जाए पर ये छूटने ना पाए। और आप देखिए 18-19 साल से इसी पैटर्न पर आप काम करिए, 65 क्वेश्चन आप, यही आपको पास कराएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग में रटा होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जब तक रटा नहीं होगा, आप क्या कहते हैं, सर 50 क्वेश्चन तो हमारे कंफ्यूज हो गए कि 2 ऑप्शन छट गए, 2 ऑप्शन बच गए। तो क्यों बच गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बार बार पढ़ा नहीं गया। तो इसका यानी 1000 रिवीजन, जब मतलब जब मौका मिले तब, जब मौका मिले तब। आप देखिए 65 क्वेश्चन में आपका किसी भी सूरत में 7 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, ठीक है ना, मैं कहता हूं 7 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, कितना रहेगा, 58। 65 में से 7 58, अभी अपने साथ 3 दुआएं 6, यानी मैं कहता हूं 3 क्वेश्चन आपका खा जाएगा, ठीक है ना। आपका कितना हो गया, यानी 55। देख सकते हैं 65 में 55 अगर आप सही कर ले गए तो आपको, आपका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा। बाकी ये और ये बचे हुए हैं, अगर यहाँ कुछ गलत ज्यादा हो जाएंगे तो ये उसको बैलेंस कर देंगे जो 2 बचे हुए। ये मेरी स्ट्रेटजी है और हम लोग भी ऐसा किए हैं अपने टाइम पे, इसलिए प्रीलिम्स कभी संकट रहा नहीं। आप लोग अगर करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। ये हो गया प्रीलिम्स के लिए 3+1, ठीक है ना, 3+1। अब इसके बाद आता है 1 मिनट के लिए फिर से, क्योंकि मेंस के लिए भी है 3+1। किसके लिए है, यानी मेंस के लिए भी है 3+1, मेंस के लिए भी है 3+1। अब ये क्या है भाई, 3+1 का मतलब 3 मतलब आपका ऑप्शनल जो भी है, आपका एथिक्स, आपका एसे, यानी मुख्य परीक्षा 1750 नंबर की होती है, 1000 नंबर, ठीक है ना। आप दुनिया में कोई भी आपसे कहे, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बीए में है ना, तब भी आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए। आप ग्रेजुएशन में हैं, आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप तुरंत कोचिंग करिए, लेकिन ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए, जो भी रखना है, कम से कम कुछ नहीं तो आप बीए में इतनी अच्छी समझ हो जाती है कि आप अनसॉल्व में क्वेश्चन देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। आप कोचिंग ना करें, लेकिन आप विद्वानों को जो भी लेक्चर्स कर रहे हैं आपके विषय के, यूट्यूब पर हैं या जहां भी हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता चला जाएगा ऑप्शनल के प्रति। ये नहीं कि आप अगर बीए में तो नहीं, अभी ऑप्शनल नहीं। ऑप्शनल का मतलब बच्चा इतनी बड़ी गलती करता है कि यानी आएगा सब कुछ, यानी पहले जीएस स्टार्ट हो जाएगा। अब जीएस उसने स्टार्ट कर दिया, सुबह से शाम जीएस में उलझा हुआ, उसने फिर ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दिया, तो ना उसका जीएस तैयार हो रहा है ना ऑप्शनल। पहले 3 चीज खा जाओ, एकदम से खा जाइए, ये 3 चीज खा जाइए। क्यों खा जाइए, क्योंकि इनका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है। तो 3 चीज ये खाइए, प्लस इसके साथ आप लगाइए नंबर 1 करंट अफेयर्स। आप 18 साल के 20 साल के, उससे मतलब नहीं है, आप अच्छे मुद्दों का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए, यूपीएससी यही है। तो 3+1 इसमें भी है, इसको आप कमांड कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या आता है, यानी इसके बाद क्या बचेगा, जब ये मेंस आपका कमांड हो जाएगा, ये रिवीजन मोड पे आ गया, यानी रिवीजन पे कि चलो भाई हफ्ते में हमें 2 दिन रिवीजन करना है, बाकी मेरा तैयार। अब हफ्ते में बचा 5 दिन, यानी जब ये खत्म हो जाए 5 दिन आपको क्या पढ़ना है। अब आइए प्रीलिम्स के लिए इतिहास, वही जो मैंने बताया 3+1 आप जब पढ़ेंगे वहां पर भी, तो अगर 3+1 पढ़ते हैं तो आपका क्या इतिहास नहीं तैयार हो जा रहा है, बेसिक क्या पॉलिटी आपकी तैयार नहीं हो जा रही बेसिक। और जब आप प्रीलिम्स पढ़िए उसी समय यूपीएससी की जो यूनिट्स हैं सिलेबस की, उनको यहां पर एंट्री करा दीजिए। यानी GS1, GS2 और GS3 जो मेंस है वो प्रीलिम्स के टाइम ही तैयार करिए। क्यों, क्योंकि आप प्रीलिम्स में बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, और अगर आपके पास सिलेबस है, उसकी यूनिट्स है, तो आप उसको बहुत बढ़िया से इंटरलिंक कर पाएंगे। यही है 3+1 की मेरी स्ट्रेटजी, जो मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबके सामने एक बार फिर से शेयर कर रहा हूं। मैं पहले भी कर चुका, बाकी आप सब समझदार हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं।
एक चीज और, आज जो नए बच्चे हैं, बच्चों एडिटोरियल्स जो होते हैं, आपको इसको जरूर पढ़ना है, जरूर सुनना है, उसके पीछे रीजन है, आपको अपनी ओपिनियन डेवलप करनी है। जब तक आपकी अपनी ओपिनियन डेवलप नहीं होगी, यूपीएससी में प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब 3 ऑप्शन में से एक आप एलिमिनेट कर देते हैं, 2 आप एलिमिनेट करते हैं, जब 2 बच जाता है वहां समस्या होती है। अब क्या करें? तो जो लॉजिकल बच्चे होते हैं, यानी कि जब आप अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, तो आपके अंदर एक बेहतर लॉजिक डेवलप होता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन में गेस लगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंततः 25 से 30 क्वेश्चन जिस बच्चे को सही सही आ जाए वो बहुत बड़ा तीरंदाज माना जाता है। यानी प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन ही जो आप पढ़े हुए हैं डायरेक्ट मिल सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं ये मेरी गारंटी नहीं, ये मिल सकता है। तो जो बाकी के 50-60 क्वेश्चन आपको लगाने हैं वो आपको गेस लगाने हैं, यानी आइडिया लगाना है। तो आइडिया कैसे डेवलप होगा? जब आप अच्छे चर्चाओं का हिस्सा होंगे। ये चीज याद रखिए, क्योंकि कितना करंट आप याद रख पाएंगे? पढ़ते जाइए, कितना करंट, कितनी घटनाएं हर महीने, ना जाने कितनी घटनाएं, और हम लोग कितने एडिटोरियल, कितनी घटनाएं पढ़ते हैं ऑनलाइन में, कितना याद रखेंगे आप? तो जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप सबको आज गुरु पूर्णिमा के दिन या मेरी तरफ से एक निर्देश भी है कि आप इसी पैटर्न पर चलेंगे। अगर मानते हैं तो कसम खा लीजिए, इसी पैटर्न पर चलेंगे। आप देखिएगा, आपको नेक्स्ट ईयर तक एकदम से लगेगा कि आप जो है जमीन से काफी ऊपर अपने आप को महसूस करें। ठीक है ना? आइए।